देखिए हाई स्कूल क्लास में हम साल पढ़ा रहे थे सन 2019 का चौथा सेट। देखिए चौथे सेट में कल सवाल नंबर 3 तक के सभी भाग हल हो गए थे। चौथा सवाल बताना है आपको। चौथे सवाल में कह रहा है सभी खंड कीजिए। चौथे का क्या नंबर है? कह रहा है सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √3 अपरिमेय संख्या है और किसी चीज को सिद्ध करना है तो उसका उल्टा आपको मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें मान लें कि दिया गया कथन कैसा है? असत्य है। माना लिखेंगे सर्वप्रथम यह माना कि दिया गया कथन असत्य है। सबसे पहले हमने मान लिया कि दिया गया कथन कैसा है? असत्य है। जब असत्य मान लिया तो √3 दिया इसमें कि अपरिमेय संख्या है। जब असत्य मान लिया तो √3 क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या। √3 एक परिमेय संख्या है। सर्वप्रथम यह माना कि दिया गया कथन असत्य है। जब असत्य मान लिया तो इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। दो पूर्णांक P और Q लिए जिनका अस्तित्व का मतलब होता है महत्व, जिनका अस्तित्व इस प्रकार है कि √3 बराबर P/Q। दो पूर्णांक हमने क्या लिए हैं? P और Q। दो पूर्णांक P और Q लिए हैं जिनका अस्तित्व इस प्रकार है कि √3 बराबर P/Q। देखिए एक आपको सीख लेना है, इसके पास चाहे √2 आए, चाहे √5 आए, चाहे √7 आए, जहां पर √3 रखा है वहीं पर वो रख देंगे, बाकी उसी तरीके से होगा। तो यहां पर लिखेंगे जहां P और Q का कोई मासा नहीं है, यह लिख देंगे जहां P और Q का महत्तम समापवर्तक नहीं है, या केवल समापवर्तक लिख सकते हैं तो उसमें लघुत्तम समापवर्तक भी आ जाएगा और महत्तम समापवर्तक भी आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? ये मान लेना है कि दिया गया कथन कैसा है? असत्य। जब असत्य मान लिया तो इसका मतलब √3 एक परिमेय संख्या हो गई। फिर दो पूर्णांक P और Q लिए जिनका अस्तित्व इस प्रकार है कि √3 बराबर P/Q। अगर √2 को सिद्ध करना होता तो यहां पर लिखते √2 बराबर P/Q लिख देते। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग। तो देखिए √3 का स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, यानी रूट का गुणा 2 बार कर दो तो रूट हट जाता है। ऊपर तक का आया कि नहीं? √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और P² बटे Q²। तो यहां से देखिए P² बराबर क्या निकल आएगा? 3Q²। इसका इसमें गुणा हो जाएगा। एक और पूर्णांक R लिया, एक और पूर्णांक R लिया जिसका अस्तित्व इस प्रकार है। एक और पूर्णांक R लिया जिसका अस्तित्व इस प्रकार है कि P बराबर 3R। अगर सिद्ध करना होता आपको कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो एक और पूर्णांक R इस प्रकार लेते जिसका अस्तित्व होता P बराबर 5R। √7 को सिद्ध करना होता तो एक और पूर्णांक R इस प्रकार लेते कि P बराबर होता 7R। तो यहां पर √3 को सिद्ध करना तो P बराबर 3R। इसको समीकरण 2 डाल दिया। समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग।
पी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 3 की तुलना करिए तो कौन पक्ष बराबर है, बाएं, तो कौन से पक्ष बराबर हो जाएंगे, दाएं। समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए तो बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3q स्क्वायर बराबर 9 आर स्क्वायर। तो देखिए 3 इधर का m है, 1 गुणा में तो इधर का m चला जाएगा भाग में। नीचे का नाम बता देना, मोबाइल में क्या हो रहा है, कहाँ है, बोर्ड माओ पे ले आओ, क्योंकि देखिए इस 3 से 9 कट जाएगा, 3 तिरका 9, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3r स्क्वायर। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 1 में संख्या 3 इधर गुणा में है तो इधर का m आएगी भाग में। तो समीकरण 1 में संख्या 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है, अगर पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो ये पी को विभाजित करेगी, यानी समीकरण 1 में संख्या 3 पी को विभाजित कर रही है और समीकरण 4 में संख्या 3 किसको विभाजित कर रही है, क्यू को विभाजित कर रही है। यानी संख्या 4 ऐसी है जो पी को भी विभाजित कर रही है और क्यू को भी विभाजित कर रही है। मासा किसे कहते हैं, अगर 2 पद हैं जो दोनों में मिल जाए, 3 पद हैं तो तीनों में मिल जाए, तो उसी को मासा कहते हैं। तो संख्या जो आपकी 3 ऐसी है वो पी को भी विभाजित कर रही है और क्यू को भी, यानी संख्या 3 पी और क्यू दोनों में मिल रही है। तो पी और क्यू का मासा कितना हो गया, 3, जिसने हमारी परिकल्पना का विरोध कर दिया। हमने क्या माना था, पी और क्यू का कोई मासा नहीं है, हमने क्या माना था, पी और क्यू का कोई मासा नहीं है। यहाँ पर पी और क्यू का मासा कितना निकल आया, 3 निकल आया। तो इसने हमारी कल्पना का क्या कर दिया, विरोध कर दिया। अतः √3 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या ही होगी। अतः √3 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या ही होगी। तो इस तरीके से अपरिमेय संख्या का एक सवाल अक्सर आता है, संख्या केवल बदल देनी है। जैसे कि इसी में मान लो हमें हल करना है कि क्या, कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे सर्वप्रथम यह माना कि दिया गया कथन कैसा है, असत्य है। यहाँ पर तो √7 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। 2 पूर्णांक पी और क्यू लिए जिनका अस्तित्व इस प्रकार है कि √7 बराबर पी अपान क्यू, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। एक और पूर्णांक आर लिया जिसका अस्तित्व इस प्रकार हो जाएगा कि यहाँ पर 7r हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 49 आर स्क्वायर। समीकरण 1, 2 की तुलना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 7q स्क्वायर बराबर 49 आर स्क्वायर, इससे कट जाएगा 7 सते 49, तो यहाँ पर q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 7r स्क्वायर। तो समीकरण 1 में संख्या 7 पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो पी को विभाजित करेगी, और समीकरण 4 में संख्या 7 क्यू को विभाजित कर रही है तो पी और क्यू का मासा कितना हो जाता, 7, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोध करता है। इसलिए √7 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो इस तरीके से कोई भी सवाल हो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का तो केवल यही नियम सब में लगाना है आपको। ख नंबर सवाल देखिए, कह रहा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 ... का कौन सा पद -81 है। क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है। पहले देखिए इसने ये पूछा है कि इसका कौन सा पद -81 है, 2 चीजें इसने पूछी हैं। तो पहले इसको हल करते हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद को ए। तो ए बराबर कितना है 21। सर्वांतर डी बराबर क्या होता है, डी बराबर T2 माइनस T1। तो T2 का मान 18, T1 का मान 21, तो 18 - 21 कितना आ जाएगा, -3। कह रहा है का कौन सा पद -81 होगा। माना एपी का यनवा पद, माना एपी का यनवा पद -81 होगा।
तो यनुआ पद को कहते हैं एन। तो एन बराबर आ गया -81। एपी के यनुए पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -81 हो गया। ए का मान कितना है 21 प्लस n का मान ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान कितना है -3 बराबर -81। ये इधर प्लस में उधर क्या में जाएगा माइनस में जाएगा, तो n-1 और गुणते -3 बराबर हो जाएगा -81 और -21। तो n-1 गुणते -3 बराबर -81 और -21 कितना हो जाएगा माइनस का 1 1 2 हो गया 8 2 10। ये देखिए ये इधर गुणा में उधर पर उठा दे भाग में आ जाएगा। n-1 बराबर हो जाएगा -102 बटे -3 माइनस का गुणा प्लस। तो n-1 बराबर कितना आ जाएगा n-1 बराबर 102 बटे 3। तो n-1 बराबर 3 का भाग दो, इसमें 3 3 का 9 1 बचा 12 हो गया, 3 चौको 12। तो n बराबर आ गया 34 धन 1। तो n बराबर कितना आ गया 35। इस श्रेणी का 35वां पद -81 होगा। एपी का 35वां पद -81 होगा। और आगे कहा है, कह रहा है कि क्या इस श्रेणी का कोई पद शून्य है, तो हम मान ले माना इस श्रेणी का यनुआ पद शून्य है, माना इस एपी का यनुआ पद शून्य है, यनुआ पद शून्य है। तो इसका मतलब an बराबर 0 है। अब an बराबर होता क्या है सूत्र, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0 हो गया। तो a का मान कितना है, a का मान देखिए कितना है 21 का कौन सा पद शून्य है, तो n वहां पद हमने मान लिया, तो n-1 इंटू डी का मान -3 बराबर 0। तो n-1 और गुणते -3 बराबर ये इधर का है में प्लस में, तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा -21 बटे -3। तो माइनस क्या हो गया प्लस। तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो n बराबर कितना आ जाएगा 7 धन 1। तो n बराबर 8। इस श्रेणी का 8वां पद शून्य होगा। देखिए क्या लिख लीजिए इसको बढ़ा के आप अपना, आपको करना ऐसे है लेकिन आप चेक करना चाहते हो तो क्या क्या घट रहा है सब में। 21 में कितना घटा 3, तो 18 है, 18 में घटाओ 3, 15 में 3 घटाओ 12, 12 में 3 घटाओ 9, 9 3 में 3 घटाओ 6 में 3 घटाओ 3, 3 में 3 घटाओ 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। कह रहा था इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, तो इस श्रेणी का 8वां पद शून्य होगा। तो 2 आंसर दोनों लिखेंगे। कह रहा था इस श्रेणी का कौन सा पद -81 होगा, तो इस श्रेणी का 35वां पद -81 होगा। फिर कह रहा था क्या इस श्रेणी का कोई पद शून्य होगा, तो n का मान पूर्णांक आया है, पूर्ण अंक आया है, तो पद शून्य होगा। अगर इसका मान पूर्णांक ना आता, दशमलव में आ जाता, तो इस श्रेणी का कोई पद शून्य ना होता, कोई पद शून्य ना होता, पूरे पूरे बार भाग ना जाता। तो पूरे पूरे बार भाग चला गया और कितना आया 8। तो इस श्रेणी का 8वां पद शून्य होगा। ग नंबर सवाल कह रहा है आपसे, चौथे का ग नंबर कह रहा है के किस मान के लिए बिंदु k -1 2 1 और 4 5 एक रेखा में होंगे। सवाल बहुत सरल है लेकिन कुछ ही लड़के लगा पाएंगे क्योंकि जिंदगी भर भाषा रटी ही है। एक रेखा में होंगे का मतलब संरेख होंगे, एक रेखा में होंगे मतलब संरेख होने का प्रतिबंध लगा देना है आपको, तो k का मान निकल आएगा। संरेख होने का प्रतिबंध जानते हो, एरिया ट्रायंगल इक्वल टू 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर देंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आए तब ही बिंदु संरेख होते हैं। तो देखिए चौथे का ग नंबर है आपका, के किस मान के लिए बिंदु k -1 2 1 और
4,5 एक रेखा में है, तो संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध देखिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। देखिए संरेख में अधिकतर लोग 1/2 नहीं लिखते हैं, तो आप न लिखे तब भी आंसर वही आएगा। लेकिन संरेख बिंदु कब होते हैं? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो और जब शीर्ष दिए हो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र यही होता है। फिर उसमें शीर्ष दिए हो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या ऐसा होगा कि 1/2 लिखो चाहे ना लिखो, ऐसा होगा क्या? लिखना पड़ेगा ना। तो बिंदु संरेख तभी तो होते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। त्रिभुज क्षेत्रफल में ये आता है, अगले स्टेप में 0 हो जाता है तो कुछ लोग लिखते हैं कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको लिखना चाहिए। चलिए इसको हम उधर पहुंचा देंगे, भी ना पहुंचाओ इधर रहने दो तब भी वही आएगा। तो उधर पहुंचा देंगे तो उधर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? 0 गुणते 2/1, 0 में 40 संख्या का गुणा करो 0 आता है, बटे में 1 है, बटे में कुछ भी हो लेकिन 0 में किसी भी संख्या का भाग दें तो 0 ही आता है। देखिए पहला बिंदु हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। तो x1 का मान k, y2 का मान 1, y3 का मान 5 प्लस x2 का मान 2, y3 का मान 5 माइनस y1 का मान -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस x3 का मान 4, y1 का मान -1, माइनस y2 का मान माइनस है और y2 का मान 1 है। तो देखिए k गुणते 1 माइनस 5 -4 प्लस 2 गुणते 5 धन 1 6 प्लस 4 गुणते -1 -2 -4 गुणते के -4 के प्लस 6 दूनी 12 -4 दूनी 8 बराबर 0। माइनस का 4 के और प्लस का 12 और माइनस का 8 तो प्लस का 4 बराबर 0। तो -4 के बराबर -4 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 4 के, तो के बराबर यहां से निकाल लेंगे, ये गुणा में भाग में चला जाएगा 4/4, तो के का मान कितना आ जाएगा? 1। ये आ गया आपका के का मान। अब देखिए चौथे का घ नंबर प्रश्न। चौथे का घ नंबर कह रहा है यदि काशिक a बराबर 2 तो 1/tan a प्लस sin a बटे 1 प्लस cos a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक तो त्रिभुज के हिसाब से ज्ञात कर लें हम ए बी सी, काशिक थीटा, साइन का उल्टा काशिक होता है तो साइन थीटा बराबर जानते हो, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। थीटा की जगह ए है तो ये ए हो गया, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन का उल्टा काशिक, तो काशिक ए बराबर कर्ण बटे लंब। तो देखिए इसके बटे कुछ नहीं है तो क्या है? 1, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो यानी कर्ण का मान कितना है? 2 और लंब का मान कितना है? 1। इस पर लगाएं पाइथागोरस प्रमेय और आधार निकाल लें। इस पर क्या लगाएं? पाइथागोरस प्रमेय और आधार निकाल लें। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC का मान 2 का स्क्वायर बराबर AB² प्लस BC का मान 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और AB² प्लस 1 का स्क्वायर, एक इसको इधर ले आओ, 4 - 1 बराबर AB²। तो AB² बराबर 3
तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, √3। ए बी बराबर क्या आ जाएगा, √3। अब हल करने में हमें क्या का मान चाहिए, उस सब का मान निकालने। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान 1, आधार का मान √3। तो tan ए का मान निकाल लिया। और क्या का मान चाहिए, sin ए का। तो जो दिया है cos ए उसका उल्टा साइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2। cos ए का मान चाहिए, तो cos ए बराबर होगा आधार बटे का, यानी AB बटे AC। तो cos ए का मान कितना आ जाएगा, cos ए का मान, AB का मान √3 बटे AC का मान 2। अब देखिए इसका मान निकालना है, यहां पर आ जाइए, इसको लिख लीजिए, इसका मान निकालना है। अब इसको लिखने के बाद 1/1 tan ए का मान निकाल लिया है, कितना निकला 1/√3 रख दिया इसमें, प्लस sin ए का मान 1/2 बटे 1 प्लस cos ए का मान √3/2। देखिए इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है, बार बार गुणा होगा, अंदर अंदर का तो √3 कहां पहुंच जाएगा है, इसके बटे कुछ नहीं 1, तो बार बार गुणा होगा, √3 ऊपर पहुंच जाएगा, बटे 1 √3 ही रहेगा, प्लस 1/2। अब इसमें 2 क्या हो जाएगा एलसीएम, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस √3, ऊपर बार बार गुणा होगा, अंदर 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 प्लस 1/2 प्लस √3। चाहो तो इसके संयुग में गुणा करा लो, नहीं तो सीधे इसके बटे कुछ नहीं है, तो क्या 1, तो 2 प्लस √3 क्या हो जाएगा एलसीएम, 1 का भाग 2 प्लस √3 में दोगे इतनी बार जाएगा, जितनी बार जाए उसका गुणा अंश में किया जाता है। तो √3 और कोष्ठ में 2 प्लस √3 और प्लस का 1। तो देखिए √3 का गुणा करो अंदर, 2 √3 धन √3 गुणते √3 3 धन 1/2 प्लस √3, तो 2 √3 3 धन 1 4/2 प्लस √3। देखिए ऐसे आप कर लीजिए, या यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो हम त्रिभुज ना बनाएं, तब भी चूंकि इतना आपको हमने इतने सूत्र बता डाले हैं कि बिना चित्र के सब काम बन जाएगा। कैसे, देखिए ऐसे बन जाएगा कि cos ए का मान कितना दिया हुआ था बेटा 2, और यहां पर हमें sin ए का मान चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए हल करने में। तो sin ए बराबर होता है 1/cos ए की, क्या होता है 1/cos ए की, तो 1/cos ए का मान 2, sin ए का मान निकल आया। अब देखिए हमने सूत्र तुम्हें बता रखा है sin² ए प्लस cos² ए बराबर 1, तो cos² ए बराबर 1 माइनस sin² ए, तो cos ए बराबर क्या होता है, cos ए बराबर √1 माइनस sin² ए, तो 1 माइनस sin ए का मान 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 इसमें क्या करोगे एलसीएम ले लोगे, क्या करोगे देखो 4 एलसीएम में होगा क्या, इसके बटे 1 है तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3/4, तो 3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल 2। अब बताओ सब मान निकल आया कि नहीं निकला है, अभी tan का नहीं निकला, tan का भी नहीं निकला, tan का चाहिए। तो tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर sin ए बटे cos ए, sin ए बटे cos ए, तो sin ए का मान 1/2 और cos ए का मान √3/2, बार बार गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर जाके 1/√3 आ गया। बिना त्रिभुज बनाए सभी मान निकल आए और यहाँ पर रख देंगे। अब नहीं निकल आया क्या, त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। चलिए इसके आगे के सवाल आपको फिर बताए जाएंगे।